Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is LCR series circuit. This is a most important circuit. ठीक है, अभी तक हमने जो स्टडी किया हुआ था वो इंडिविजुअली सर्किट के बारे में हमने स्टडी किया हुआ था। जैसे कि हमारे पास ओनली फॉर रेजिस्टेंस सर्किट थी, देन यहाँ पर एक इंडक्टर सर्किट थी, देन यहाँ पर कैपेसिटर सर्किट थी। बट अभी आपको तीनों तीन का कॉम्बिनेशन बना के और तीनों तीन को एक सीरीज में लगा के आपको AC सोर्स देना है, तब कैसा भी होगा वो आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं LCR सीरीज सर्किट। तो LCR सीरीज सर्किट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में वो आते ही है। ठीक है, 4 मार्क्स में वो आते हैं क्वेश्चन। ओके, तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक एनालिटिकल सॉल्यूशन होती है, इसमें आपको फेजर डायग्राम से डिस्क्राइब नहीं करना है, और दूसरी मेथड होती है फेजर डायग्राम से आपको डिस्क्राइब करने वाली। जो एनालिटिकल मेथड है वो एनालिटिकल मेथड थोड़ी मैथमेटिकली में थोड़ी डिफिकल्टी वाली है, बट जो फेजर मेथड है वो आप फेजर डायग्राम ड्रॉ कर से आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एनालिटिकल सॉल्यूशन भी डिफिकल्ट तो नहीं है, ओनली फॉर एक दो इक्वेशन ऐसा है इंटीग्रेशन वाला जो आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं उसकी फेजर में डायग्राम से। ठीक है, ओके, वो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं भाई हमने अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया इन AC सर्किट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका भाई AC जो हमारा करंट है उसका सोर्स कौन होता है भाई, इंड्यूस EMF। तो इंड्यूस EMF हमको कैसे जनरेट हुआ, एक AC जनरेटर में से जनरेट हुआ जिसमें एक कॉइल रोटेशन हो रही थी, और इसमें हमको जो इंड्यूस EMF जनरेट हुआ इट इज़ अ नॉट कॉन्स्टेंट बट इट इज़ अ वेरिएबल। और उसकी क्वांटिटी कैसे चेंज होती थी, उसकी क्वांटिटी के साइनोसॉइडल ग्राफ से वो चेंज होती थी। देन आफ्टर उसकी जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज चेंज इन द पीरियडिकली, और वन साइकिल कंप्लीट होगी तो उसकी डायरेक्शन 2 बार चेंज होती थी। ओके, तो वो इंड्यूस EMF से क्या जनरेट होने वाला है, वो इंड्यूस EMF से जनरेट होने वाला है इंड्यूस करंट। दिस करंट इज नोन एज द AC करंट। बिकॉज हमारा जो सोर्स है वही वेरिएबल है तो हमारा करंट भी क्या होगा, वेरिएबल ही होगा, और उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, 2 बार चेंज होगी। ओके, तो हमारा DC करंट और AC करंट की आपने एक उसका डिफरेंस भी फाइंड आउट किया, और उसने आपको मालूम पड़ा कि भाई DC करंट है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होती था, ड्रिप होता था। देन आप AC सर्किट में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, AC सर्किट में इलेक्ट्रॉन ड्रिप नहीं होगा बट अपनी पोजीशन पे वो एक ऑक्सीलेशन मोशन करेगा। ठीक है, ओके, वो ओनली फॉर एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। देन आप हमको फाइंड आउट करना है कि भाई AC करंट की वैल्यू। ओके, तो AC करंट की वैल्यू हम डायरेक्ट से फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए हमने 2 मेथड पहले स्टडी की हुई थी। वन इज अ कंपोनेंट मेथड एंड सेकेंड इज अ इफेक्टिव मेथड। तो आप इफेक्टिव मेथड से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। देन आप इफेक्टिव मेथड से तो हमको ओनली फॉर एक DC करंट हमको फाइंड आउट हुई, बट हमको फाइंड आउट करनी थी AC करंट। तो AC करंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक मेथड का यूज़ किया था। वो मेथड कौन सी थी, एक वर्क वाली मेथड थी। कैसे वर्क वाली के भाई वर्क डन हम करवाएंगे DC करंट से और वर्क डन हम करवाते हैं AC करंट से, तो दोनों का वर्क डन सेम जैसा ही आता था। तो हमने क्या सोच लिया कि भाई हमारी जो AC करंट है वही क्या है, DC करंट है। बट ध्यान आप हमको क्या मालूम पड़ा कि भाई AC जनरेटर में से हमको DC नहीं मिलती है, बट हमको क्या जनरेट होती है, एक AC करंट जनरेट होती है। ध्यान आप हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। किस तरह का रिलेशनशिप, मीन्स के इफेक्टिव वैल्यू और पीक वैल्यू का रिलेशनशिप हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि AC जनरेटर में से जो प्रोड्यूस होने वाला जो करंट है वो करंट के साथ हमने एमीटर को लगा दिया, वो एमीटर हमको एक पीक वैल्यू बताती थी। ध्यान आप वो वापस 0 पे आ जाती थी। ठीक है, तो पीक वैल्यू हमको मालूम पड़ती है एक एमीटर से। ठीक है, तो हमारे पास एक पीक वैल्यू होती है, तो उसके कारण हम इफेक्टिव वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आप उसका रिलेशनशिप में निकाला और हमको मिला कि भाई ERMS इज इक्वल टू EM/√2 और देन आप IRMS इज इक्वल टू IM/√2। देन आप हमने देखा कि भाई फेज डिफरेंस के बारे में, फेज डिफरेंस क्या होती है। जब भाई AC सर्किट में ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हमारा इंड्यूस करंट और इंड्यूस EMF दोनों की पीक वैल्यू एट द सेम टाइम पे आए और दोनों की 0 वैल्यू एट द सेम टाइम पे आए, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें टाइम वेरिएशन भी हो सकता है। अगर टाइम वेरिएशन हो सकता है तो हम उसको बोलते हैं भाई फेज डिफरेंस। ठीक है, टाइम का हम कन्वर्ट कर देंगे फेज में तो क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो उसका हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट भी हमने किया हुआ था। देना पर हमने देखा था इंडिविजुअली तीन सर्किट के बारे में। उसको आपको एक क्लासिफिकेशन करके आपको याद रखना है। ठीक है, उसका टेबल बना के आपको याद रखना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले हमने देखा था ओनली फॉर रेजिस्टेंस सर्किट। तो रेजिस्टेंस सर्किट में पहले तो मैंने आपको 7 स्टेप समझाए थे। ठीक है, ओके, वो 7 स्टेप आपको फॉलो करना है। पहले आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है, देन आपको इंड्यूस EMF का इक्वेशन लिखना है, देन आपको करंट की इक्वेशन आपको डिराइव करनी है। तो इंड्यूस EMF की इक्वेशन तीनों तीन में सेम जैसी आएगी, क्योंकि हम तीनों तीन में AC सोर्स सप्लाई कर रहे हैं। E = E0 sin ωt। ठीक है,
ध्यान आप इसमें से ओनली फॉर रेजिस्टेंस सर्किट हो तो इसमें हमने करंट का फॉर्मूला निकाला था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों में फेज डिफरेंस सेम निकला था, सो दैट फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0 इन ओनली फॉर रेजिस्टेंस सर्किट। ओके, तो उसका हमने वेव डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ था और फेजर डायग्राम भी हमने ड्रॉ किया हुआ था, और इसमें अपोजिशन ऑफ करंट को मिल रही थी रेजिस्टेंस R एंड दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। ओके, देन अपन हमने दूसरा देखा था ओनली फॉर इंडक्टर सर्किट। तो ओनली फॉर इंडक्टर सर्किट में यूसीएम का तो इक्वेशन सेम ही रहेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। देन आप इसमें हमको करंट का इक्वेशन मिल रही थी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो हमारी करंट पाई बाई टू जितनी लैग है, इसके हमारी करंट पीछे है। ओके, तो इसमें हमको फेज डिफरेंस फाइंड आउट हुआ पाई बाई टू। तो यहाँ पे करंट इज अ लैग, करंट इज अ लैग्स बिहाइंड बाय द ईएमएफ इज अ फेज डिफरेंस इज अ पाई बाई टू। ओके, उसका फेज डिफरेंस हमको फाइंड आउट हुआ पाई बाई टू, और उसका हमने अपोजिशन ऑफ करंट भी निकाला। अपोजिशन ऑफ करंट हमने इंडिकेट कर दिया कि भाई एक्सएल। तो व्हाट इज द एक्सएल? एक्सएल इज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस, हम उसको हमने नाम दे दिया कि भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल इज इक्वल टू होगा ओमेगा एल एंड इट इज अ डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी सो दैट एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा होगी, और एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा? करंट की वैल्यू इज डिक्रीज। ओके, अगर हमने एसी सप्लाई कर दिया तो एसी सप्लाई नहीं ट्रैवल कर पाएगा, बट वो ओनली फॉर डीसी सप्लाई ट्रैवल कर पाती है। ठीक है, ओके। देन अपन हमने देखा था ओनली कैपेसिटर सर्किट। तो ओनली कैपेसिटर सर्किट में पहले हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया, देन अपन इनिशियल का इक्वेशन इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देन अपन थर्ड स्टेप था हमारा करंट की फॉर्मूला फाइंड आउट करना। वो करंट हमने निकाला आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहाँ पे जो फेज डिफरेंस हमको मिल रहा है वही पाई बाई टू मिल रहा है हमको। ठीक है, बट यहाँ पे जो अपोजिशन ऑफ करंट है वो अपोजिशन ऑफ करंट है यहाँ पे एक्सी, और एक्सी को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, तो एक्सी की वैल्यू क्या आई थी? एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। व्हाट इज द ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अगर जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एक्सी की वैल्यू कम होगी, और एक्सी की वैल्यू कम होगी तो करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। तो ओनली फॉर कैपेसिटिव सर्किट में आप एसी करंट अलाउ कर सकते हो, बट डीसी करंट अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो डीसी सप्लाई कर दिया तो वो क्या करेगा? कैपेसिटर पहले चार्ज हो जाएगा, इसलिए उसको क्या कर देता है? वो पोटेंशियल को लैग कर देता है। ठीक है, और करंट क्या हो जाएगी? लीड हो जाएगी। और उसका भी फेजर डायग्राम ने ड्रॉ किया हुआ था, और एक वेव डायग्राम भी हमने ड्रॉ किया हुआ था। देन आफ्टर हमने निकाला था पावर, तीन का इंडिविजुअली पावर। तो पावर ऑफ हमको मिला था, रेजिस्टेंस का हमको फाइंड आउट हुआ था आई स्क्वायर इंटू आर, बट इंडक्टर और कैपेसिटर का हमको मिला था 0 ओके, देन आफ्टर टुडे हमको देखना है कि भाई हमारे पास रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है, इंडक्टर भी अवेलेबल है, और कैपेसिटर भी अवेलेबल है। वो तीन को हमने सीरीज में लगा दिया। अगर तीन को आपने सीरीज में लगा दिया और आपको सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन आपको अच्छे से आते हैं कि भाई सीरीज में लगाने से क्या होगा? सीरीज में लगाने से कोई भी पॉइंट पे जंक्शन पॉइंट अवेलेबल नहीं है, सो दैट करंट इज नॉट डिवाइड। करंट क्या रहेगी? सेम रहेगी। कि भाई आपकी जो सर्किट में करंट है सपोज के 5 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस में से भी 5 एम्पियर पास आउट होगी, इंडक्टर में से भी 5 एम्पियर पास आउट होगी, और कैपेसिटर में से भी 5 एम्पियर पास आउट होगी, बट करंट का कोई भी चेंजेस नहीं होता है। बट किसका चेंजेस होता है? पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये तीनों दिन का हम एडिशन करेंगे। वो एडिशन कितना आएगा कि भाई आपने कितना सप्लाई किया हुआ है। तो आपने कितना सप्लाई किया हुआ है? आपने सप्लाई किया हुआ है एसी करंट, एसी पोटेंशियल। ओके, तो एसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं इसके इंड्यूस ईएमएफ। तो हमको मिल रहा था ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपने सप्लाई किया है। वो सप्लाई मीन्स के मैक्सिमम सप्लाई किया हुआ है, उसको हमने डिवाइडेड कर दिया 3 हिस्सों में, बाय द रेजिस्टेंस, बाय द इंडक्टर एंड बाय द कैपेसिटर। ये तीनों इक्वल हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको इक्वल नहीं मानना है, पर तीनों की कोई वैल्यू होगी, वो वैल्यू को हम एडिशन करेंगे, वही वैल्यू हमारी सप्लाई ईएमएफ की जितनी होगी। ओके, और देन आफ्टर उसका हमने फेजर डायग्राम से हमको क्या फाइंड आउट करनी है? उसकी करंट की वैल्यू निकालनी है और उसकी इम्पीडेंस की वैल्यू निकालनी है। दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्किट। ठीक है, वो आपको देखना है। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं एक नोट में लिख के। टुडे आवर टॉपिक इज एलसीआर सीरीज सर्किट। ठीक है, हमारे पास इंडक्टर भी अवेलेबल है, कैपेसिटर भी अवेलेबल है, और रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है। तीन को हमको सीरीज में कनेक्शन करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करते हैं सर्किट डायग्राम। ओके, तो सर्किट डायग्राम के बारे में देखिए। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है, देन यहाँ पर हमारे पास एक इंडक्टर अवेलेबल है, देन यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर अवेलेबल है। ठीक है, और तीन को हमने एक सीरीज में लगा दिया, और उसको हमने सप्लाई कर दिया एक एसी सोर्स। दिस इज अ रेजिस्टेंस R, दिस इज इंडक्टर L एंड दिस इज अ कैपेसिटर C, और यहाँ पे हमने सप्लाई कर दिया एसी सोर्स।
और एसी सोर्स की वैल्यू कितनी है वो भी हमको मालूम है, वो कितनी होती है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, इतना हमने एसी सोर्स उसको सप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके, और ये तीनों तीन को हमने सीरीज़ में लगा दिया है, तो तीनों तीन को सीरीज़ में लगाने से क्या होगा वो भी हमको मालूम है कि भाई तीनों तीन को सीरीज़ में लगाने से कि भाई यहाँ से कोई करंट प्रोड्यूस होगी, वो करंट होगी आई, यहाँ के इन दोनों की टर्मिनल के बीच का जो करंट आएगा वो भी आएगा, इन दोनों की टर्मिनल का बीच का जो करंट आएगा वो भी आएगा, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल करंट आएगा वो भी कितना आएगा, आई आएगा। तो इसमें करंट आपका डिवाइड नहीं होने वाला है, बट करंट क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से जितनी करंट जाती है वो सभी में इलेक्ट्रिक करंट आपकी सेम होने वाली है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट इज अ सेम इज अ सीरीज इन ऑल कंपोनेंट। current is the same in series all component। हमने पहले इंडिविजुअली के बारे में हमने स्टडी किया हुआ था, देन आफ्टर ए वाली सर्किट में हमने तीनों तीन को सीरीज में लगा दिया, ठीक है। ओके, तो पोटेंशियल क्या होगा, तो भाई पोटेंशियल यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड होने वाला है, ठीक है। ओके, तो पोटेंशियल डिवाइड होगा तो इंडिविजुअली बाय रेजिस्टेंस का भी पोटेंशियल होगा, इंडक्टर का भी पोटेंशियल होगा, और कैपेसिटर के पास भी पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे तीनों तीन का पोटेंशियल का हम एडिशन करेंगे, इतना पोटेंशियल आपका एक सप्लाई जो पोटेंशियल आपने किया हुआ है इतना आएगा, ठीक है। ओके, तो मैं पोटेंशियल के बारे में आपको बोलता हूँ कि भाई पोटेंशियल आप कैसे फाइंड आउट करते हो। पोटेंशियल का बेसिक में इसका इक्वेशन कितना क्या होता है, हमने ओम्स लॉ में स्टडी किया हुआ था, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, तो मैंने क्या किया कि भाई ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसको मैंने I के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, I, ठीक है, और उसको भी मैंने I के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा I इंटू एक्सएल, क्योंकि इंडक्टर में अपोजिशन ऑफ करंट होती है एक्सएल, देन पर कैपेसिटर में अपोजिशन ऑफ करंट होती है एक्सी होती है, ठीक है। तो ए से भी क्या हो गई, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इंडक्टर, और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज वी आर इज इक्वल टू आई आर, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड दैट यूनिट इज ऑल्सो ओहम, ठीक है। देन आफ्टर हमने फाइंड आउट किया कि भाई इन दोनों की टर्मिनल बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वीसी, एंड वीसी इज इक्वल टू आई एक्सी, एंड एक्सी इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड दैट यूनिट इज ओम। ओके, तो सभी का यूनिट हमने निकाला, और सभी का यूनिट क्या आ रहा था, ओम्स आ रहा था, ठीक है। एक्सी का, एक्सएल का और आर का, और तीनों तीन क्या है, अपोजिशन ऑफ करंट है, ठीक है। ओके, ये तीनों तीन की अभी हम वैल्यू हम लिख देते हैं कि भाई अपोजिशन, पहले तो हम ईएमएफ ऑफ रेजिस्टेंस लिखते हैं, EMF ऑफ रजिस्टर, तो क्या आएगा, EMF ऑफ रजिस्टर ई आर भी लिख सकते हो, और पोटेंशियल डिफरेंस वी आर भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू आई आर आएगा, ठीक है। देन आफ्टर EMF ऑफ इंडक्टर, वो आप क्या लिख सकते हो, EMF ऑफ इंडक्टर ई एल आप लिख सकते हो, वी एल भी लिख सकते हो, तो उसका इक्वेशन आपको मिलेगा आई एक्सएल। व्हाट इज द एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, सो दैट ऑल्सो आप लिख सकते हो आई ओमेगा एल, एंड इट इज़ द डिपेंड ऑन दी फ्रिक्वेंसी, और आपने जो सप्लाई कितनी फ्रिक्वेंसी की है उस पे ऊपर वो डिपेंडेंट है, ठीक है। देन आफ्टर EMF ऑफ कैपेसिटर, EMF ऑफ कैपेसिटर उसको हम बोलते हैं EC, उसको हम VC भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस IXC भी लिख सकते हैं, और XC इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसकी वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू में उसमें लिख देता हूँ, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, और यहाँ पे आएगा XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये वाली फॉर्मूला आपकी हो जाएगी I अपॉन I इंटू 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ये तीनों तीन का हमने क्या निकाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये तीनों तीन को हम एडिशन करेंगे तो टोटल वोल्टेज हमारी क्या होगी, ये तीनों तीन को हम इसके एडिशन करेंगे तो टोटल पोटेंशियल हमारा कितना है, ई है। तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं ना, ई को हम क्या लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू मैं यहाँ पे वी भी लिख देता हूँ, तो वी इज इक्वल टू क्या आपको इक्वेशन मिलेगा, वी इज इक्वल टू आपका इक्वेशन होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्या लिख सकते हो आप, वी नॉट साइन ओमेगा टी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल है आपके पास वी, तो वी इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली का एडिशन, ठीक है। तो वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी,
आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसकी रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट होगी, ओके। देन आफ्टर हम देखते हैं कि भाई इंडिविजुअली का फेज, हमको फेजर मेथड से हमको डिराइव करनी है, ठीक है। ओके, तो हम 1 बाय 1 का मीन्स के जो इंडिविजुअली हमने डिराइव किया हुआ था उसका फेज डिफरेंस के बारे में हम सोचते हैं। ओके, तो पहले तो ये तीनों तीन में क्या सेम है, करंट की वैल्यू सेम है। तो हम जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें जिसकी वैल्यू सेम होती है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो तीन का जो मैक्सिमम करंट है वो मैक्सिमम करंट होगा आई नॉट, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ आई नॉट, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ आई नॉट इज अ पीक वैल्यू। ओके, तो फॉर रेजिस्टेंस सर्किट की आई नॉट की वैल्यू हम कहाँ पे रखते हैं, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और इसमें भी एक्स एक्सिस पे, और इसमें भी एक्स एक्सिस पे। ये तीन का करंट आई नॉट मैंने ड्रॉ किया। देन आफ्टर आप रेजिस्टेंस सर्किट में देखिए कि भाई रेजिस्टेंस सर्किट में हमारी पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही थी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें करंट की भी फॉर्मूला क्या आ रही थी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो दैट दोनों का फेज क्या हो रहा था, सेम। तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो इसमें पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ पे आएगी, करंट की डायरेक्शन में आएगी, वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू करंट की डायरेक्शन में आएगी। ओके, तो मैं पोटेंशियल का फेजर डायग्राम में यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वी नॉट। ओके, देन आफ्टर इंडक्टर के बारे में सोचिए कि भाई इंडिविजुअली हमने इंडक्टर की सर्किट में हमने देखा हुआ था कि भाई इसमें हमारी वी की ई की वैल्यू क्या मिल रही थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। बट करंट के फॉर्मूला हमको क्या मिल रही थी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओके, सो दैट फेज डिफरेंस इज अ प्रेजेंट, कितना हुआ फेज डिफरेंस इज अ पाई बाई 2। ओके, बट हम पोटेंशियल जो वी एल का है वो वी एल का पोटेंशियल हम कहाँ पे इंडिकेट करेंगे कि भाई आपकी करंट क्या होनी चाहिए, लैग होनी चाहिए, और कंडक्ट मीन्स के ईएमएफ क्या होनी चाहिए, लीड होनी चाहिए। तो कितनी लीड है, पाई बाई 2 जितनी लीड है। ओके, तो पाई बाई 2 जितनी लीड बताने के लिए हमको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये एंगल आप देख सकते हो पाई बाई 2। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी एल। ओके, देन आप लास्ट देखिए भाई कैपेसिटर के बारे में। हमने कैपेसिटर की सर्किट में हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई इसमें पहले क्या होगा कि भाई जैसे हमने उसको करंट की सप्लाई कर दिया है तो वो पहले क्या कर देगा, चार्ज को स्टोरेज कर देगा, मीन्स के वो पोटेंशियल को लेग करेगा, और करंट क्या होगा, लीड होगा। तो हमने उसका करंट का इक्वेशन में देखा था, वो करंट का इक्वेशन हमको मिल रहा था आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ पे भी फेज डिफरेंस पाई बाई 2 प्रेजेंट है, बट यहाँ पे करंट आपकी लीड है, और यहाँ पे आपकी करंट क्या हो रही थी, लैग, और यहाँ पे आपकी करंट है लीड। ओके, सो दैट आपका पोटेंशियल कहाँ पे है, पीछे है। तो मैं यहाँ पे वी सी लिख देता हूँ, दिस पोटेंशियल इज वी सी। ओके, ये तीन का इंडिविजुअली क्या मैंने ड्रॉ कर दिया, फेजर डायग्राम। इंडिविजुअली मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, फेजर डायग्राम, ठीक है। देन आफ्टर आपको एक ऐसा फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है कि भाई तीन का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, तीन का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। बट उसके पहले मैं जो सेंटेंस लिखवाता हूँ वो आपको लिखना पड़ेगा। वो क्या, कैसा सेंटेंस कि भाई मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ की हुई ना, इसमें आपने क्या बोला कि भाई रजिस्टर में फेज डिफरेंस जो 0 है, देन पर इसमें फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, और इसमें फेज डिफरेंस भी पाई बाई 2 है। तो कौन सा लेग है और कौन सा लीड है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो हम लिख देते हैं कि भाई पहले तो हम एक डिस्क्राइब कर देते हैं कि भाई वी आर वी एल एंड वी सी क्या है। तो वी आर वी एल एंड वी सी सभी क्या है कि भाई इज अ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, ठीक है। ओके, तो उसका हम सेंटेंस हम लिख देते हैं। ओके, वी एल, वी आर, वी सी एंड वी। ओके, अब मैंने उसको यहाँ पे मैंने वेक्टर मैंने लगा दिया, ठीक है। ओके, एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, पोटेंशियल इज नॉट वेक्टर, पोटेंशियल इज नॉट वेक्टर, बट आप उसको फेज डिफरेंस में डिस्क्राइब करना चाहते हो, इसलिए उसका एडिशन, इसका एडिशन आप किस तरह से कर सकते हो, वेक्टर एडिशन से आप कर सकते हो, ठीक है। एल्जेब्रिक एडिशन से नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी बीच में फेज डिफरेंस अवेलेबल है। देखिए तीन में फेज डिफरेंस अवेलेबल है, सो दैट आप क्या कर सकते हो, देखिए फेज डिफरेंस इसमें नहीं अवेलेबल, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, पर तीन का फेज डिफरेंस है। अगर तीन का फेज सेम होगा तो आप एल्जेब्रिक एडिशन कर पाते, बट यहाँ पे तीन का फेज डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है, इसलिए उसका एडिशन आपको वेक्टर एडिशन इसके तरीके से करना पड़ेगा, आप एल्जेब्रिक तरीके से नहीं कर सकते। तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि भाई पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
ये अपने माइंड में से निकाल देना, ठीक है। ओनली फॉर उसको एडिशन करने के लिए हम कौन सा तरीका हम लगाने वाले हैं, एक वेक्टर एडिशन का तरीका हम लगाने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो VL, VR, VC एंड V क्या है, वो सभी क्वांटिटी आपको डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एग्जाम में जो पेपर चेकिंग करने वाला होता है ना, उसको कुछ मालूम नहीं होता, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, VL, VR एंड VC ये सभी क्वांटिटी कौन कौन सी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज represent the voltage across, तो फर्स्ट कौन सा है, इंडक्टर का, देन आफ्टर रजिस्टर, देन आफ्टर कैपेसिटर एंड सोर्स। ये भी कौन सा है, सोर्स का, जो आपने सप्लाई किया हुआ है वो है, ठीक है। ओके, देन आप 1 by 1 रेजिस्टेंस का फेज डिफरेंस कितना है उसको आपको लिखना है, ठीक है। देखिए इसमें फेज डिफरेंस नहीं है तो इन दोनों का वेक्टर क्या आ गया, करंट और V का वेक्टर कैसे आ गया, पैरेलल टू ईच अदर आ गए, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर रजिस्टर आपको अभी 3 सेंटेंस बनानी है, रजिस्टर के बारे में, देन आप इंडक्टर के बारे में, देन आप कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं रजिस्टर के बारे में। V and I आर इन अ फेज, तो दोनों का फेज सेम है, सो दैट दस VR विल बी पैरेलल टू I, ठीक है। ओके, देन आफ्टर फॉर कंडक्टर के लिए, इंडक्टर के लिए सॉरी, फॉर इंडक्टर I क्या होगा, I इज लैग बिहाइंड VL, कितना फेज होगा इसके बीच में, π/2 इन फेज बाय π/2 रेडियन, सो दैट दस VL इज, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई आपका पोटेंशियल इज लीड, ओके, VL इज अहेड ऑफ I बाय π/2 रेडियन, ओके। एंड देन आप कैपेसिटर के बारे में, फॉर कैपेसिटर में क्या होगा, I इज लीड्स VC इन फेज बाय π/2 रेडियन, thus VC is lags behind of I बाय π/2 रेडियन, ठीक है। ओके, ये तीन के बारे में मैंने लिख दिया। ओके, देन आफ्टर हमको क्या करना है, देन आफ्टर आपने जो देखे उसका पोटेंशियल भी आपने इंडिविजुअली निकाला ही हुआ है। ओके, देन आफ्टर आपको क्या कर देना है, एडिशन कर देना है, ठीक है। ओके, हम एडिशन करते हैं, बट उसके पहले आप देखें कि यहाँ पे आपको कंडीशन इसके अप्लाई करनी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, का तो आप L की वैल्यू मैक्सिमम रख सकते हो, का तो आप C की वैल्यू मैक्सिमम रख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, हमने ऐसा मान लिया कि भाई C की वैल्यू इज़ मैक्सिमम, XC की वैल्यू इज़ मैक्सिमम, तो मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ। और कौन सी कंडीशन, कि भाई यहाँ पे XC इज़ ग्रेटर देन XL। अगर XC इज़ ग्रेटर देन XL होगा तो आपकी जो सर्किट होगी LCR सीरीज सर्किट, वो LCR सीरीज सर्किट कौन सी जैसा बिहेव करने लगेगा, तो LCR सीरीज सर्किट आपकी एक कैपेसिटर की जो सर्किट थी ऐसा बिहेव करने लगेगा, क्योंकि आपने कौन सा मैक्सिमम रखा हुआ है, XC। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आप XC को मैक्सिमम रखें, आप XL को भी मैक्सिमम रख सकते हो। अगर XL ग्रेटर देन XC लिखेंगे तो क्या होगा कि भाई आपकी जो LCR पूरी की पूरी सर्किट है वो कौन जैसा बिहेव करने लगेगा, इंडक्टर जैसा बिहेव करने लगेगा। भाई इंडक्टर में क्या होगा कि भाई इंडक्टर में आपकी करंट लैग होगी, और कैपेसिटर में मैंने यहाँ पे XC ग्रेटर देन XL लिखा हुआ है, तो इसमें करंट क्या होगा, करंट आपका लीड होगा,
ठीक है, इसमें आपका करंट लीड होगा। ओके, तो करंट की फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई वो कितना लीड होगा, कि भाई कोई भी उसका फेस हो सकता है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि भाई उसका करंट एक π/2 जितना लीड होगा, मैंने ऐसा नहीं बोला, ठीक है, कोई भी फेस डिफरेंस उसका हो सकता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्मूला क्या है, E = E0 sin ωt अवेलेबल है। बट यहाँ पे करंट की फॉर्मूला क्या बनेगी, I = I0 sin ωt + 5 मिलेगी आपको। ऐसे आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई आपने कौन सी कंडीशन रखी हुई है, एक्सी। तो एक्सी में देखिए कि भाई आपकी करंट क्या हो रही है, लीड हो रही है। अगर करंट लीड हो रही है तो उसका जो फेज डिफरेंस है, उसका जो फेज है, वो फेज आपको पोटेंशियल से ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल का ओमेगा टी का था और इसका आपने लिख दिया ωt + 5 का, ठीक है। ओके, ध्यान आप हमको ड्रॉ करना है फेजर डायग्राम। ये तीनों तीन का कॉम्बिनेशन का फेजर डायग्राम, हमने जो इंडिविजुअली यहाँ पे फेजर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, इन तीनों तीन का हमको मिक्स करके हमको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, हम देखते हैं हम कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए, पहले तो आपको 4 कोडर ड्रॉ करना है ऐसा। देन आफ्टर मैंने जो करंट आई है, तो आई को आपको कहाँ पे रखनी थी, एक्स एक्सिस पे रखनी थी। पर आपने 11th में स्टडी किया कि भाई आपकी जो एक्सिस होती है, ऐसा जरूर आपकी एक्सिस जो होगी वो आर्बिटरी होगी। अब कोई भी को एक्स एक्सिस आप मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई जो हमारा करंट है ना, वो करंट को मैंने यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। ये भाई दिस इज अ करंट आई, ठीक है, ये सभी का करंट हो गया। ओके, ध्यान पर मुझे क्या करना है कि भाई 1 by 1 मुझे ड्रॉ करना है। तो पहले मुझे किसका ड्रॉ करना है कि भाई रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, रेजिस्टेंस में हमारा पोटेंशियल भी कौन सी डायरेक्शन में थी, करंट की डायरेक्शन में था। ओके, तो पोटेंशियल में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं था। दिस इज अ VR, ये हमको VR मिल गया। ध्यान आप हमको क्या करना था, किसका फाइंड आउट करना है, इंडक्टर के बारे में। तो इंडक्टर का देखिए कि भाई इंडक्टर में पोटेंशियल आपका लीड है, कितना लीड है, π/2 जितना लीड है ना, फेज डिफरेंस π/2 है। तो यहाँ से π/2 एंगल पे आपको ड्रॉ करना है, π/2 एग्जैक्ट एंगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और आपने क्या यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए XC इज ग्रेटर देन XL, तो उसका क्या मीनिंग होगा, व्हाट इज दी VC इज इक्वल टू आई एक्सी। तो आई एक्सी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो VC की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और XL की वैल्यू मिनिमम होगी तो VL की भी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। तो यहाँ पे जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसमें VL की वैल्यू आपको मिनिमम रखनी है। तो मैं यहाँ पे VL की वैल्यू मैं मिनिमम रखता हूँ, दिस इज अ VL। देन आफ्टर VC, तो VC कितना है, VC आपका लेग है, कितना लेग है, π/2 जितना। ओके, तो ए एंगल आपका कितना मिल गया, π/2। देन आपको वापस आए, यहाँ पे आपको π/2 एंगल ड्रॉ करना है और उसका मैग्नीट्यूड आपको मैक्सिमम रखना है, दिस इज द VC। और ए हो गया उसका 90 डिग्री। ओके, देन आप देखिए कि भाई यहाँ पे आपको रिजल्टिंग वेक्टर फाइंड आउट करना है। ये वेक्टर एडिशन का आपको तरीका लगाना है। बट दिस पोटेंशियल इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा हमने सेकंड चैप्टर में हमने स्टडी किया हुआ था। पोटेंशियल ड्यू टू दी 1 पॉइंट चार्ज का इक्वेशन भी हमने निकाला था, V = kq/r, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि भाई VL की जो मैग्नीट्यूड है इज अ मिनिमम विथ कंपेरिजन टू VC। ओके, तो उसका रिजल्टिंग कहाँ पे मिलेगा, आप रिजल्टिंग वेक्टर निकालते हैं ना, ये दोनों क्या है, अपोजिट वेक्टर है। ये दोनों क्या है, अपोजिट वेक्टर। आपके पास टोटल वेक्टर कितना है, 3 वेक्टर आपके पास अवेलेबल है। पहले हम इन दोनों का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो उसका रिजल्टिंग हमको कहाँ पे मिलने वाला है, उसका रिजल्टिंग हमको यहाँ पे भी मिलने वाला है, ठीक है। उसका रिजल्टिंग हमको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो मैं रिजल्टिंग में यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ इतना, ठीक है। कैसे आपको मालूम पड़ा, देखिए कि भाई सपोज के VC की वैल्यू होगी 10 और VL की वैल्यू है 6, तो रिजल्टिंग आपको कहाँ पे मिलेगा भाई, 4 आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको रिजल्टिंग मिला। तो आपने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे VC + VL का एडिशन किया, बट उसका रिजल्टिंग आपको क्या मिला, उसका रिजल्टिंग मुझे मिला यहाँ पे VC मैक्सिमम माइनस VL मैक्सिमम, ठीक है। VC मैक्सिमम माइनस VL मैक्सिमम मिला। ओके, देन आपके आपके पास दूसरा VR पे यहाँ पे है, ठीक है। और आपको क्या करना है, उसका रिजल्टिंग आपको फाइंड आउट करना है। तो उसका रिजल्टिंग फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी मेथड लगाएंगे, पैरेललोग्राम मेथड लगाएंगे, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड लगाते हैं कि भाई इतना वेक्टर है, इतना वेक्टर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है वही डायरेक्शन पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया वही डायरेक्शन पे, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ से ए वाला वेक्टर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ए वाली वेक्टर। तो आपको रिजल्टिंग वेक्टर यहाँ पे फाइंड आउट हुई, दिस इज द रिजल्टिंग वेक्टर V, ठीक है। ओके, ये आपकी टोटल V फाइंड आउट हुई।
ख्याल आया आपको? ये आपका कौन सा था? वी आर। कि भाई आ तो इतना कितना है, इतना कितना है, इतना इतना ही होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी सी एम माइनस वी एल एम। ख्याल आया आपको? वी सी एम माइनस वी एल एम। ओके, और ए कितना है? वी आर है, तो मैं यहाँ पे वी आर में लिख देता हूँ, और ए भी आपका वी आर ही है। ख्याल आया आपको? ओके, देन आप देखिए कि भाई ई का रिजल्टिंग आपको कहाँ पे मिला? वी का रिजल्टिंग आपको यहाँ पे मिला। ठीक है, दिस इज वी का रिजल्टिंग। ओके, देन आफ्टर वी और करंट यहाँ पे है, तो इन दोनों का फेज कितना है? इन दोनों का फेज कितना है? देखिए कि भाई इन दोनों का फेज डिफरेंस है 5, तो ए वाला एंगल आपका होगा 5 होगा, ए वाला एंगल आपका होगा 5। देन आफ्टर ए पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का फेज कितना है? ओमेगा टी, तो ए आपका होगा ओमेगा टी। ओके, और करंट का फेज कितना है? करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस 5, तो ये पूरे का पूरा करंट का फेज होगा, और ये फाइनल होगा 5 प्लस ओमेगा टी कर दीजिए, तो ओमेगा टी प्लस 5, ये पूरे का पूरा करंट का फेज फाइनल हुआ। ख्याल आया आपको यहाँ पे कि भाई यहाँ पे क्या है कि भाई करंट आपका लीड है। देखिए ये आपका रिजल्टिंग वी आपका मिल रही है, देन आफ्टर ये आपका रिजल्टिंग करंट आई आपने जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था वो, तो वो कितना लीड हुआ? यहाँ पे 5 जितना लीड हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी जो एलसीआर सीरीज सर्किट में है, तो एलसीआर सीरीज सर्किट में आपने ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ था एक्सिस ग्रेटर देन एक्सएल, सो दैट आपकी जो सर्किट है वो कैसा बिहेव करने लगेगी? आपकी जो सर्किट है वो एक कैपेसिटी जैसा बिहेव करने लगेगी, कैपेसिटर जैसा। तो कैपेसिटर में हमारा पोटेंशियल लीड होता है, ठीक है, सॉरी हमारा पोटेंशियल लैग होता है, और करंट हमारा लीड होता है। ख्याल आया आपको? ओके, देन आफ्टर हमको क्या फाइंड आउट करना है? देन आफ्टर हमको फाइंड आउट करना है कि भाई उसकी वैल्यू कि कितनी करंट हमको मिलेगी। ठीक है, ओके, तो करंट की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? एक पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए एक कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा, और एक क्या बना? हाइपो बना। ठीक है, तो ये हाइपो आपको मालूम है कि भाई वी है, और ए भी आपको साइड मालूम है वी आर, और ये वाली साइड भी आपको मालूम है। ठीक है, ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन क्या होगा कि भाई रिजल्टिंग वी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर। ओके, तो वी स्क्वायर आर एम प्लस इन दोनों का भी, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी सी एम माइनस वी एल एम का स्क्वायर। ओके, देन आफ्टर ये तीनों की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे। ठीक है, तीनों की वैल्यू है, वो तीनों की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। ओके, हम पुट कर देते कि भाई वी आर एम है मैक्सिमम, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर होगी। देन आफ्टर उसकी वैल्यू क्या होगी? आई एम एक्स सी, देन आफ्टर आई एम एक्स एल का स्क्वायर। ओके भाई, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? आई एम का स्क्वायर कॉमन निकल देगा। ठीक है, यहाँ पे भी आई एम का स्क्वायर है, तो मैं इन तीन में से आई एम का स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, देन आपने यहाँ पे एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा वी एम का स्क्वायर। ओके, देन आपने हमको क्या करना है कि भाई हमको वी एम निकालनी है, तो वी एम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? बोथ साइड में रूट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे वी एम इज इक्वल टू यहाँ पे आई एम, और यहाँ पे रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर, और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा? आई एम को मैं सब्जेक्टिव बना दूंगा, तो आई एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा? आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये हमको मिला ये इक्वेशन, करंट की फॉर्मूला मीन्स के हमको करंट नंबर फाइंड आउट हुआ। ठीक है, ओके, देन आप हमको क्या करना है कि भाई देखिए यहाँ पे ए वाला ट्राइंगल, देखिए मैं उसको मैं नाम दे देता हूँ कि भाई ए बी एन सी। ठीक है, ये ट्राइंगल में यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये ट्राइंगल में यहाँ पे ट्विस्ट करके मैं ड्रॉ करता हूँ। कैसे? कि भाई ए वाली जो लाइन है ना, मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे। ठीक है, आप ए भी समझ सकते हो, आप ए ट्राइंगल भी समझ सकते हो। मैं ए रिमूव कर देता हूँ, और उसको मैं ए बी और सी आप ऐसे देखिए। ठीक है, ओके, देन आप मैं क्या ड्रॉ करूँगा? यहाँ पे ए बी, देन आप ए है हमारी, देखिए दिस इज ए बी, देन आप दिस इज सी। ओके, ख्याल आया आपको? ओके, और उसकी बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 5 जितना है। उसकी बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है 5। ओके, और ए हमारी क्या है? रिजल्टिंग बी, देन आप ए हमारी क्या है? ए हमारी है वी सी एम माइनस वी एल एम, और ए है वी आर। ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ऐसा ही मैंने ऐसा जो ट्राइंगल था उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक प्लेन में। देन पर मैं क्या करता हूँ? देखिए कि भाई ट्राइंगल का एक रूल्स होता है कि भाई ए वाली साइड और ए वाली साइड, ये तीनों को मैं इक्वली डिवाइड कर दूंगा,
तो उसका जो यहाँ पे फेज डिफरेंस मिल रहा है 5, तो वो फेज डिफरेंस में कोई भी चेंजेस आने वाला नहीं है। ख्याल आया आप, मैंने आपको क्या बोला कि भाई मैं जो ए वाली लाइन है वो 10 है, देन आफ्टर ए वाली लाइन में है वो सपोज के है 7, और ए वाली लाइन है वो सपोज के 6, ठीक है। और तीन को लाइन को मैं इक्वली में डिवाइड कर दूंगा, 1/2 में मैं इक्वली डिवाइड कर दूंगा, तो इसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये तीन को साइड को मैंने आर से डिवाइडेड कर दिया, क्या कर दिया, आई से डिवाइडेड कर दिया। ये जो v है उसको मैंने आई एम से डिवाइडेड कर दिया, उसको भी मैंने आई एम से डिवाइडेड कर दिया, उसको भी मैंने आई एम से डिवाइडेड कर दिया, और उसको भी मैंने आई एम से डिवाइड कर दिया। तो v अपॉन आई एम ये क्या होती है, पोटेंशियल पर यूनिट करंट, वो क्या होती है, दिस इज द अपोजिशन ऑफ करंट, वो क्या होती है, अपोजिशन ऑफ करंट। तो ये जो हमको मिल रही है दिस इज अ रिजल्टिंग, तो किसका रिजल्टिंग है, ये रिजल्टिंग आपका आर का भी रिजल्टिंग है और बीसी और बीएल का भी रिजल्टिंग है, तीन का रिजल्टिंग हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो पूरे की पूरी सर्किट का अपोजिशन ऑफ करंट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड होगा, जेड, ठीक है। और यहाँ पे वी आर अपॉन आई एम, ये बेसिक आपका ओम्स लॉ का इक्वेशन हो गया, वी अपॉन आई, सो दैट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आर। मैंने यहाँ पे आर नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल है ना, वो पोटेंशियल आपका रिजल्टिंग पोटेंशियल है। किस किस का रिजल्टिंग पोटेंशियल है भाई, वी आर का भी, वी एल का भी और वी सी का भी है, ठीक है। और यहाँ पे वी सी एम अपॉन आई एम क्या लिख सकते हैं, एक्स सी, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एल। तो ऐसा आपका ये ट्राइंगल बना, ख्याल है आपको, ओके। और हम जेड को क्या बोल सकते हैं, इम्पीडेंस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इम्पीडेंस, ओके। तो इम्पीडेंस के बारे में हम एक इक्वेशन लिख देते हैं। और यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे जेड क्या होगा, आई एम का सब्जेक्टिव बना दीजिए, तो आई एम का सब्जेक्टिव बना देंगे तो वी एम अपन क्या होगा, जेड। तो ये मिल गया आपको जेड, क्या मिला आपको, जेड। कि देखिए भाई ए वाली फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हो ना ऐसे कि भाई हमारे रिजल्टिंग है, तो सो दैट जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, बट दोनों साइड से आपको स्क्वायर हटानी है, सो दैट जेड इज इक्वल टू आपका इक्वेशन फाइंड आउट होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, ख्याल आया। तो ए हमको क्या मिला कि भाई ए वाली फॉर्मूला हमको मिली, तो मैं ए वाली फॉर्मूला को इक्वेशन नंबर में 1 नाम दे देता हूँ, और जेड की वैल्यू में यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। तो आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड फाइंड आउट होगी, ठीक है। ये टोटल आपको करंट फाइंड आउट हुई, आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड, मैं यहाँ पे ठीक से मैं लिख देता हूँ, ओके, वी एम अपॉन जेड, ठीक है, ओके। तो आपको एक रिजल्टिंग करंट फाइंड आउट हुई, ओके। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, देखिए कि भाई देन आफ्टर इम्पीडेंस थी, तो पहले मैं आपको मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, वो आप लिख दीजिए। इम्पीडेंस के फॉर्मूला, इम्पीडेंस इज opposition to current, opposition to current due to combine effect of resistance, effect of resistor, inductance, इंडक्टिव भी लिख सकते हैं, इंडक्टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये जेड क्या है भाई, जेड ये तीन का कॉम्बिनेशन है, और जेड का इक्वेशन हमने निकाला, जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है, एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर, ओके। और जेड को हम क्या बोल सकते हैं, इम्पीडेंस बोल सकते हैं, दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज अ इंडक्टिव कैपेसिटी रिएक्टेंस, दिस इज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके। देन आफ्टर हमको क्या निकालना है कि भाई हमको जो यहाँ पे फाई हमको मिल रहा है फेज डिफरेंस, दिस इज अ फेज डिफरेंस इज अ फाई, तो फाई की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये फिगर में वापस मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे पीछे, ये आपका रिजल्टिंग था, ये आपका एक्सी माइनस एक्सएल था, देन आफ्टर ये आपका आर था, दिस इज आर, दिस इज अ जेड, एक्सी माइनस एक्सएल। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप वी आर अपॉन आई एम भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप वी सी एम अपॉन आई एम भी लिख सकते हो, यहाँ पे वी एल एम और आई एम भी लिख सकते हो, यहाँ पे वी एम अपॉन आई एम भी लिख सकते हो, और यहाँ पे फेज डिफरेंस होगा 5। तो आपको क्या निकालनी है, एंगल निकालनी है ना, तो आप एंगल कैसे निकालते थे, टेन जेड से। तो यहाँ पे भी आपको यही फॉर्मूला आपको यूज़ करनी है कि भाई टेन फाई, तो टेन फाई इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर,
चला या एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। आप ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो पहले आप ये पोटेंशियल की टर्म में आप लिखिए कि भाई पोटेंशियल की टर्म में आप क्या लिख पाएंगे कि भाई tan phi इज इक्वल टू वी सी एम माइनस वी एल एम अपॉन वी आर। ठीक है, देन आप ये सभी क्या वैल्यू लिख दीजिए, कौन सी सभी की वैल्यू, वी सी एम की वैल्यू, वी एल एम की वैल्यू और वी आर की वैल्यू। तो वी सी एम की वैल्यू क्या आई थी, वी एम आई एम इंटू एक्स ई, देन आफ्टर आई एम इंटू एक्सएल, देन आफ्टर आई एम इंटू आर। तो देखिए इन दोनों में से आई एम इज कॉमन निकलेगा, सो दैट एक्स ई माइनस एक्स एल अपॉन आई एम इंटू आर। तो आई एम इज कैंसल, सो दैट एक्स ई माइनस एक्स एल अपॉन आर। मैंने यहाँ पे पहले डायरेक्ट लिख दिया था, पर ये मैंने डिराइव कर दिया। ठीक है, तो ये आपका मिल गया फेज डिफरेंस। ये आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फेज डिफरेंस मिलेगा 5। चला या ये आपका फेज डिफरेंस 5 मिलेगा। ओके, देन आपको क्या करना है कि भाई उसका वेव डायग्राम भी ड्रॉ करना है। बट ये वाली जो सर्किट थी, ये वाली सर्किट में एक्सी मैक्सिमम था। क्या था मैक्सिमम, एक्सी मैक्सिमम था। ठीक है, ओके, तो उसके बारे में भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। केस नंबर 1, उसमें 2 केस पड़ेंगे, अगर एक्स इज मैक्सिमम, अगर एक्सएल इज मैक्सिमम। तो फर्स्ट वाली केस में हमने जो निकाला, तो इसमें हमारा एक्सी मैक्सिमम था, तो एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल। ठीक है, सो दैट आपका फ्लक्स फाई, आपका जो फेज डिफरेंस फाई मिल रहा था, वो फाई कैसे मिल रहा था, फाई इज अ पॉजिटिव, फाई इज अ पॉजिटिव इन दिस केस। और सर्किट कैसा बिहेव करने लगेगी, सर्किट एक कैपेसिटी जैसा बिहेव करने लगेगी। सो दैट ऐसा भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्किट इज बिकम कैपेसिटिव। ठीक है, बिकॉज एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है। चला या ओके, सो दैट करंट क्या होगा, ओनली फॉर कैपेसिटर सर्किट में करंट होती है लीड, और सोर्स क्या होती है, लैग होती है। हैंस current in the circuit is lead the voltage। का आप सोर्स वोल्टेज भी लिख सकते हो। ठीक है, देना पर केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होगा कि अगर शायद एक्सएल की वैल्यू मैक्सिमम है, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी अवेलेबल है, तो क्या होगा। ठीक है, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी अवेलेबल है, तो आपका जो फेज डिफरेंस 5 मिल रहा था, 5 इज नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, और क्यों नेगेटिव आएगा, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर VL की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यहाँ पे अगर VL की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो ये आपका फाई कहाँ पे आपको मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका फाई यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो हम उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो गई ना। पहले हमारा फाई यहाँ पे मिल रहा था, देना पर उसका फाई यहाँ पे आपको मिल रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, देखिए इसमें आप समझ पाएंगे कि भाई यहाँ पे VCM मैक्सिमम था, यहाँ पे VCM माइनस VL आपने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो VL था, वो VL कहाँ पे आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो उसका फाई क्या होगा, नेगेटिव आएगा ना। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाई इज नेगेटिव, उसकी कंपैरिजन में नेगेटिव। ठीक है, इसकी कंपैरिजन में नेगेटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिल रही है, इसलिए इन दिस केस एंड सर्किट इज बिकम इंडक्टिव, सर्किट इज बिकम इंडक्टिव, हैंस करंट क्या होगी, लैग होगी ना। करंट इन द सर्किट इज लैग, तो वोल्टेज। ठीक है, करंट आपकी लैग होगी। कहना पर हमको क्या करना है कि भाई हमारा जो केस था एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल का, तो उसका हमको वेव डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, उसका बेसिक हमको वेव डायग्राम को ड्रॉ करना है। देन आफ्टर आपका क्वेश्चन फिनिश होगा। एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल का वेव डायग्राम। ओके, मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो भाई पहले तो आपको क्या ड्रॉ करना है, पोटेंशियल की वजह जैसे आप ड्रॉ करते थे ऐसे ही, सिंपल सा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड होगा उसका T, और यहाँ से आपने 0 से स्टार्ट किया, और यहाँ पे उसका पोटेंशियल होगा मैक्सिमम। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल। ओके, बिकॉज दिस इज द पीक वैल्यू।
देन पर आपको करंट की फॉर्मूला करंट का आपको ड्रॉ करना है कि भाई करंट क्या है, फाइव जितना लीड है, फाइव जितना लीड है। तो सपोज कि आप यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई ऐसे। तो देखिए यहाँ पे उसकी पीक वैल्यू मिल रही थी हमको IM। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस है, वो कितना है, 5 जितना है, ठीक है। दिस इज अ V एंड दिस इज अ I। और उसका हमको क्या निकालनी है, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम पे मैं यहाँ पे ही निकाल देता हूँ। देखिए ए वाली लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे, और ए वाली लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रॉ करता हूँ पोटेंशियल की वैल्यू, दिस इज अ VM। ओके, बट IM की वैल्यू मैं कहाँ पे ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे नहीं, बट IM की वैल्यू आपकी लीड होगी तो π/2 जितनी लीड होगी, तो यहाँ पे एग्जैक्ट π/2 डिग्री में एंगल बनाता हूँ। और यहाँ पे मैंने सॉरी, ये π/2 एंगल तो नहीं होगा, बट यहाँ पे आपको एंगल कितना दे रखा है, 5, ठीक है। और π/2 आपने ओनली फॉर इंडक्टर सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट में यहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 5। और यहाँ पे आप लिख सकते हो I की वैल्यू, ठीक है, IM भी लिख सकते हो। ओके, और ये आपका फेज कितना होगा, कि देखिए आपका इक्वेशन क्या है, V का इक्वेशन V = VM sin ωt। तो ये होगा ωt, और एक कितना होगा, ωt + 5 होगा, ठीक है। ऐसा फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। और वेव डायग्राम से मैंने यहाँ पे फेजर डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ओके, ये आपकी सर्किट हो गई LCR सीरीज सर्किट। ख्याल आया आपको, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। पहले आपको फिगर ड्रॉ कर देनी है, देन आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये तो सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में होगा तो सभी करंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। सभी करंट की वैल्यू होगी सेम। देन आफ्टर आपने इसके तीनों का क्या निकाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन आपने निकाल दिया। देन आपने तीनों केस के बारे में आपने यहाँ पे लिख दिया। देन आपने उसके ऊपर से आपने एक फेजर डायग्राम आपने ड्रॉ किया, और फेजर डायग्राम से आपको एक इक्वेशन निकली, और इसमें से आपका निकला इम्पीडेंस Z की वैल्यू। ओके, देन आफ्टर इम्पीडेंस Z में से आपको फाइंड आउट करना था कि भाई फेज डिफरेंस के बारे में। तो tan phi की वैल्यू आपने फाइंड आउट की XC - XL से, ठीक है। और उसका केस 1 और केस 2 के बारे में आपको मालूम पड़ा। देन आफ्टर उसका वेव डायग्राम से आपने लास्ट में भी क्या निकाल दिया, फेजर डायग्राम, ठीक है। देन आफ्टर हमको देखना है कि भाई हमको 3 एलिमेंट नहीं दे रखे, कोई भी 2 एलिमेंट दे रखे। ऐसा आपके NCERT में सिलेबस में नहीं है, बट इस टाइप का न्यूमेरिकल और MCQ आ सकती है NCERT में, ठीक है। ओके, और आपको ओनली फॉर क्या दे रखा है, 2 एलिमेंट वाली हमने देखी नहीं। पहले तो हमने क्या देखी थी, इंडिविजुअल एलिमेंट के बारे में हमने देखा था, ओनली फॉर R, ओनली फॉर एयर, ओनली फॉर C। देन आपने तीनों का कॉम्बिनेशन के बारे में हमने देखा था। बट अगर आपको कोई ऐसा दे कि भाई R और L ही दे रखा है, ठीक है, combination of R and L सीरीज, R और L आपको सीरीज सर्किट दे रखी है। ओके, तो R L आपको सीरीज सर्किट दे रखी है। हमने लास्ट में जो इम्पीडेंस का इक्वेशन निकाला, वो इम्पीडेंस का इक्वेशन क्या था, Z = R² प्लस XC - XL का स्क्वायर था ना। ओके, इसमें हम XC और XL की वैल्यू भी रख सकते हैं ना, कि भाई R² + 1/ωc - ωL का स्क्वायर, ऐसा भी आप उसकी वैल्यू आप रख सकते हो। बट यहाँ पे देखिए कि भाई R और L प्रेजेंट है, बट C प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, C इज नॉट प्रेजेंट। तो हमको क्या करना है कि भाई C के बदले हमको 0 लिख देना है, ठीक है। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, ये टर्म 0 हो गई तो उसका स्क्वायर ही करना है ना, तो ये वापस क्या हो जाएगी, प्लस ही हो जाएगी। तो उसका हमको क्या मिलने वाला, इम्पीडेंस Z कैसा मिलेगा, देखिए R² प्लस ω² और L² मिल सकती है। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई R² प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है, ये हमको इम्पीडेंस मिला। ओके, ये इम्पीडेंस हम किसका मानेंगे कि भाई R जो है, तो R इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी, बट व्हाट इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, कौन सी ऐसी एलिमेंट अवेलेबल है और हम इसके डिपेंडेंस है फ्रीक्वेंसी पे। XL की वैल्यू है ओमेगा, जो यहाँ पे हमको देख रहा है कि भाई ओमेगा इज डिपेंडेंट ऑन दी
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो दैट आपका जो इंडक्टर एल है इज डिपेंडेंट ऑन दी फ्रीक्वेंसी। तो ए वाली सर्किट को हम क्या बोलेंगे, ए वाली सर्किट को हम बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा इम्पीडेंस है ना वो इम्पीडेंस ओनली फॉर इंडक्टर का इम्पीडेंस है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, जेड एल लिख देता हूँ और उसका मैं फेज डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो उसका फेज डायग्राम आपको कौन सा ड्रॉ करना है, ए वाला, यहाँ पे आर देना पड़े यहाँ पे वर्टिकल में, ठीक है। देखिए यहाँ पे आएगा आर और आपको वी एल की वैल्यू लिखनी है ना, तो वी एल की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल में पोटेंशियल वी एल का होता है लीड, इसलिए यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। देखिए कि भाई उसका फाई क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। क्यों मैक्सिमम हो गया, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा होती है एज अ कंपेरिजन टू आर, ठीक है, ओके। तो इससे उसका फेजर डायग्राम मिलेगा और ये फेजर डायग्राम मिला और जेडएल को हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इम्पीडेंस बोलेंगे, इंडक्टिव इम्पीडेंस, ठीक है। और उसकी करंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो करंट की वैल्यू आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड एल, और उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं वी एम अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज आई एम और ये फाइव हमको फाइंड आउट करना है, ये आ गया जेड एल, ठीक है। ये हमको फाइव फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेन फाइव इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन आर, एक्सएल इज इक्वल टू आती है ओमेगा एल अपॉन आर, तो ऐसे उसका फेज आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देन आपने दूसरी कॉम्बिनेशन के बारे में को देखना है कि भाई आपको आर और सी दे रखा है, आर एंड सी ऐसी सीरीज सर्किट, इसमें आपको दो एलिमेंट दे रखे आर और सी, तो हम पहले क्या लिखेंगे, इम्पीडेंस का इक्वेशन, तो भाई जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, बट यहाँ पे एक्सएल इज इक्वल टू 0, सो दैट जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, और जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर और सी स्क्वायर आप लिख सकते हो, ठीक है, ओके। और इम्पीडेंस किसका है, कैपेसिटर का है, तो इसलिए हम उसको क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटिव इम्पीडेंस लिख सकते हैं, कैपेसिटिव इम्पीडेंस। देना पर उसका हम फेजर डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, भाई इसमें पोटेंशियल क्या होती है, लैग होती है ना, ओके। दिस इज एक्सी, दिस इज आर, और ए मिल गए हमको रिजल्टिंग। तो यहाँ पे आपका जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज अ नेगेटिव एंगल, ठीक है, ये आपका नेगेटिव एंगल आया, ये आपका आया पॉजिटिव एंगल, ख्याल आया आपको, ओके। तो इसमें हम फाइंड आउट करते हैं आई एम की वैल्यू, तो आई एम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी एम अपॉन जेड सी का, तो आप लिख सकते हो वी एम अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। देन आप टेन फाइव की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, टेन फाइव इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एक्स सी अपॉन आर, और दूसरा आप लिख सकते हो एक्स सी की वैल्यू ओमेगा सी इंटू आर, ठीक है। ऐसा आप उसका फेज डिफरेंस भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, किसकी भी इसका फेज डिफरेंस, करंट यहाँ पे होगी, करंट होगी ना आई, यहाँ पे भी करंट होगी आई, तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल आपकी करंट क्या है, ओनली फॉर इंडक्टिव सर्किट है, तो करंट आपकी होगी लीड होगी ना, ओके। तो करंट आपकी सॉरी लैग होगी, तो यहाँ पे आपकी करंट लैग है और पोटेंशियल यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई, और यहाँ पे आएगा ई और यहाँ पे आएगा आई, तो आपका पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो गया, लैग हो गया, और यहाँ पे करंट आपकी लीड हो गई, ओके। तो ऐसे आप लिख सकते हो आर और सी की ऐसी सीरीज सर्किट, ठीक है।